नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो लेक्चर 1 में करके आए हैं। अब लेक्चर 2 में जो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक को, ध्रुवीय निर्देशांक। अब हम द्वि समाकलन करेंगे, लेकिन इस बार जो ध्रुवीय समाकलन होंगे थोड़े से भिन्न तरीके से होंगे, ध्रुवीय निर्देशांक की सहायता से होंगे। अब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि ये ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं, है ना। लगभग आप लोगों ने जो निर्देशांक तंत्र पढ़ा है तो उसमें कभी ना कभी नाम सुना होगा ध्रुवीय निर्देशांक, जिसे पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट भी बड़े कमाल के कोऑर्डिनेट होते हैं, ज़बरदस्त तरीका होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडिया की बात कर लेते हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार आपको द्वि समाकल से बाहर ले जाऊंगा और पहले ये जो आइडिया है निर्देशांक वाला ये समझा के फिर वापस अपने डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पे आऊँगा। देखिए निर्देशांक का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट करना। अब आप गौर से देखिए कि ये जो स्क्रीन है जो भी आपको नजर आ रही है ब्लैक स्क्रीन, इस ब्लैक स्क्रीन पे मैं आपको 2 पॉइंट बना रहा हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, 2 पॉइंट बना दिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पॉइंट है ये स्क्रीन पे मैंने कहाँ बनाए, तो आप कैसे बताएंगे स्क्रीन पे कहाँ बनाए? ये पॉइंट और ये पॉइंट जो मैंने स्क्रीन पे बनाए वो कहाँ बनाए? अगर आपको यही पॉइंट सेम स्क्रीन में आपको दे दूं एक दूसरी जगह पे लैपटॉप सहित, और वहां पे कहूँ कि वहां पे ये पॉइंट बनाइए कि कहाँ बनाया था, तो आप कैसे बना पाएंगे इस पॉइंट को उस स्क्रीन पे, इसी जगह पे, जिस जगह पे इसको यहाँ पे बनाया उसी जगह पे उसको अगर आप बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? बात समझ रहे हैं? इस जो मैंने पिंक पॉइंट बनाया, इस पिंक पॉइंट को आपको सेम स्क्रीन का साइज मिलेगा, उस पर आपको इसी जगह पे, ठीक इसी जगह पे बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर बन जाएगा, थोड़ा उधर बन जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके का कौन सा बिंदु कहाँ रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये है, कौन सा बिंदु कहाँ रखा हुआ है। इस रखे होने की जगह अगर पता चल जाए तो हम स्क्रीन पे, उस स्क्रीन में पता कर सकते हैं कि उसे भी वहीं रखना है, जहाँ ये रखा हुआ है वहीं वो रखना है। ये रखने को कैसे नंबर दिया जाता है समझिए। ये जो मेरी स्क्रीन है इसके जो किनारे हैं, इन किनारे को आप एक्स और वाई एक्स हम कहते हैं। अभी मैं एक तंत्र समझाऊंगा, फिर दूसरा तंत्र भी आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए तो स्क्रीन के किनारे में बनाऊंगा तो आपको दिखेंगे नहीं, थोड़ा सा मैं इस साइड से बनाने की कोशिश करता हूँ। जी लीजिए। अब यहाँ क्या होता है, हमारे सिस्टम में क्या होता है कि हम एक क्षैतिज लाइन, एक ऊर्ध्वाधर लाइन, 2 लाइनें खींच लेते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है। 90 डिग्री पे 2 लाइनें खींच के, जिसमें से ये जो कोना है, ये कोना यहाँ नहीं है बेटा, ये कोना स्क्रीन के एकदम नीचे यहाँ आएगा। यहाँ जो स्क्रीन का कोना है यहाँ रखूंगा, और ये आपकी एक्स एक्स होंगी उस समय, ये आपकी एक्स एक्स होंगी, और ये इस तरफ आपके वाई होंगे। ठीक है, स्क्रीन पे इस पर एक्स एक्स और इस पे वाई एक्स, इस तरीके से मैं आपकी स्क्रीन को तैयार करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं स्क्रीन पे यहाँ पे बनाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मैंने ये जो पॉइंट है ये उठा के थोड़ा सा ऊपर रख लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से नापते हैं, इस पॉइंट से हम बताते हैं कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से कितना क्षैतिज पे चलना होगा, कितना ऊर्ध्वाधर पे चलना होगा। ये इसको नंबर दे देते हैं एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई का मतलब है इतना आपको क्षैतिज पे चलना होगा, इतना आपको ऊर्ध्वाधर चलना होगा, तो आप ठीक उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अब यही चीज जो निर्देशांक आएंगे, कल्पना करते हैं, मानते हैं कि निर्देशांक आए 2 3, तो हम क्या करेंगे, सेम दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे और दूसरी स्क्रीन पे भी यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। एक्स की तरफ 2 चलेंगे और वाई की तरफ 3 चलेंगे, तो सेम वही पॉइंट, बिल्कुल ठीक इस जगह पे जो पॉइंट बना है ठीक उसी जगह वहां भी वो पॉइंट बनेगा। तो ये जो तरीका है किसी पॉइंट को बताने का वो है निर्देशांक। देखिए, निर्देशित करने वाले अंक, निर्देशांक, कितने बढ़िया शब्द है निर्देशांक, निर्देशित करने वाले अंक। वो अंक, ये अंक ही तो है 2 और 3, क्या है, अंक है। क्या अंक क्या निर्देशित करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, आपको दिशा देते हैं कि भाई इतना, पहला अंक आपको बताता है इतना आप क्षैतिज की तरफ चलिए, फिर इतना आप ऊर्ध्वाधर चलिए, और आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो निर्देशांक का अर्थ क्या है? निर्देशांक का मतलब होता है कि वह अंक जो आपको बताते हैं कि बिंदु कहाँ रखा हुआ है, एक बिंदु कहाँ रखा हुआ है। वे अंक सरल भाषा में वे अंक जो आपको बिंदु की स्थिति बताते हैं कि बिंदु कहाँ रखा हुआ है, बिंदु की पोजीशन बताते हैं, जो पॉइंट है वो कहाँ रखा हुआ है, कि एक बिंदु कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे पास बिंदु की स्थिति बताने के कई तरीके हैं। बिंदु की स्थिति बताने के कई तरीके, ढेर सारे तरीके हैं, और भी इजाद हो सकते हैं, जिसमें मैं अभी आपको जो तरीके बताऊंगा इन्हें निर्देशित तंत्र कहते हैं। वर्ड समझिए, निर्देशित तंत्र। इस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। ये जो आप लाइनें खींचते हैं ना, एक एक्स के समानांतर, एक वाई के समानांतर, इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं, क्योंकि पूरा तंत्र पहले सेट करना होता है कि भाई ये लाइन रहेगी एक्स, ये देखिए जो मैंने बनाई थी ये एक्स के
इसको क्षैतिज लाइन कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो ये जो एक्स है, ये वाई है, ये मूल बिंदु है, ये पूरा एक तंत्र कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कई तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे ऐसे समांतर एक्स के मतलब आपने एक क्षैतिज खींची, एक ऊर्ध्वाधर खींची, एक तरीका ये भी है, और भी तरीके हैं, और भी कई तरीके हैं, जिसमें से मैं कुछ फेमस तरीकों के नाम बताऊंगा आपको। एक है जिसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है कार्तीय तंत्र, कार्तीय निर्देशित तंत्र। कई जो लोग होते हैं जो परफेक्टनिस्ट होते हैं, मतलब एकदम परफेक्ट बातें करते हैं, वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कार्तीय के आगे समकोण कार्तीय निर्देशित तंत्र लिखते हैं, समकोणीय। कई परफेक्ट होते हैं भाई, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करते। समकोणीय क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो आपके एक्स एक्स है, ये वाई एक्स जो है आपने बनाए हैं, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। अब क्या होता है कि कई ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री, आप 90 डिग्री से कम भी कोण बना सकते हैं, 45, 30, 32, 46, 48, 51, कोई भी एंगल बना सकते हैं आप, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन आप अपने दिमाग को खुला रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 90 का ही कोण बनता हो। एक्स एक्स एंड वाई एक्स के बीच में 90 का कोण बनता है, एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच में कोई भी कोण बन सकता है, लेकिन हम जिसकी बात करते हैं वो है समकोणीय कार्तीय निर्देशित तंत्र, या आयतीय, या वर्ड इस्तेमाल कीजिए आयतीय, क्योंकि आयत में भी क्या होते हैं, 90 के कोण होते हैं ना, तो आप आयतीय भी इस्तेमाल कर सकते हो। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या राइट एंगल, जो चाहे आप इसका नाम रख सकते हैं, रेक्टेंगल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बेटा ये एक ही है? नहीं सर, एक नहीं है, और भी है। दूसरा है हमारे पास पोलर, ध्रुवीय ध्रुवीय तंत्र, ध्रुवीय निर्देशित तंत्र। ये भी कमाल का तंत्र है, इसके भी अपने फायदे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से ये जाना जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या दो ही हैं आपके पास? तो मैं कहूँगा नहीं सर, दो नहीं है, तीसरा एक और है, पादिक तंत्र, पादिक निर्देशित तंत्र, पादिक निर्देशित तंत्र, ये तीसरा होता है। पादिक निर्देशित तंत्र जिसे पैडल कहते हैं, पैडल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतने ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा होते हैं, और भी होते हैं। प्राचालिक होते हैं, प्रचालिक निर्देशित तंत्र होते हैं, उसके बाद एक नेज निर्देशित तंत्र भी होता है। ठीक है, ये 5 जो है फेमस है, इसका मतलब ये नहीं 5 ही, और भी हो सकते हैं, और नए बनाए भी जा सकते हैं। क्योंकि मेन बात क्या है, मेन आइडिया समझिए, मेन है आपको बिंदु की जगह बतानी कि वो कहाँ खड़ा है। मेन आपको बिंदु की जगह बतानी है कि वो कहाँ खड़ा है, बस उसको बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अभी आपको समझाऊंगा इन 2 तरीकों से। अभी मैं बाकी इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये फिर हमारे टॉपिक से हम भटक जाएंगे। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें जब उसके जो पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसमें ही हम बात करें। फिलहाल हम सिर्फ इन 2 की बात करते हैं। देखिए, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी आपने किसी भी बिंदु की जो जगह है वो बताने के लिए आपने इस तरीके का सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे हम कार्तीय तंत्र कहते हैं। कार्तीय तंत्र में आप क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि एक्स की ओर, ये जो एक्स का मतलब है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा की ओर आपको कितना चलना है। ठीक है, फिर क्षैतिज रेखा चलने के बाद में फिर आप बताते हैं कितना ऊर्ध्वाधर चलना है। इस तरीके से 2 हिस्सों में आप कंप्लीट करते हैं कि कितना आप क्षैतिज चलेंगे। एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मतलब जो मूल है, मतलब जहाँ से आप शुरू करेंगे, मूल बिंदु या ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब यहाँ से ही सब शुरुआत मानी जाएगी, आप यहीं से शुरू करेंगे। तो इस बिंदु को आप ओ से दर्शाते हैं। यहाँ से आप शुरू करते हैं, कितना आप क्षैतिज दिशा में चलते हैं, फिर आप कितना ऊर्ध्वाधर दिशा में चलते हैं। ये दोनों अंक जो है ये इस बिंदु का निर्देशांक बन जाते हैं, मतलब बताते हैं कि ये बिंदु कहाँ रखा हुआ है मूल बिंदु के सापेक्ष। इस मूल बिंदु से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी बिंदु पे पहुँचने का एक तरीका और भी है। क्या यही तरीका ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या यही एक्स एक्स के समांतर 2 लाइनें खींच के, वाई के समांतर एक्स एक्स मतलब एक क्षैतिज लाइन खींचे, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे, क्या यही एक सिस्टम हो सकता है? इसको कार्तीय तंत्र कहते हैं। पकड़िएगा बेटा बात, इसको कार्तीय तंत्र कहते हैं। जब आप एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, जिसको एक एक्स एक्स और एक वाई एक्स कहते हैं। एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, जो एक्स पे कितना चलते हैं उसको एक्स निर्देशांक, वाई पे कितना चलते हैं उसको वाई निर्देशांक। इस तरीके का जो तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन, कार्तीय निर्देशांक। लेकिन एक तरीका और है जहां पर आप जो है वो बात करते हैं ना एक्स की ना वाई की, आप सीधा कोण की बात करते हैं कि इस कोण पे चलना है, इस कोण पे चलना शुरू कीजिए, ये कोण बनाइए और इस कोण पर आप इतना चलिए तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। क्या ये गलत तरीका है? बिल्कुल सही तरीका है।
कोई ज़रूर थोड़ी है कि ऐसे ही कहा जाए कि इतना इतना ऐसे, पहले ऐसे चलो और फिर ऐसे चलो। कोई ऐसे भी तो बता सकता है कि ये कोण बनाइए, इतनी दूरी पे चलिए। तो इसी बात को, इसी पॉइंट पी को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, आर और थीटा। थीटा तो आपको कोण बताएगा कि इतना कोण बताइए, और ये जो कोण बनेगा इस रेखा को कहेंगे प्रारंभिक रेखा। क्या कहेंगे? प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन। प्रारंभिक रेखा या फिर इनिशियल लाइन, इसको क्या कहा जाएगा? इनिशियल लाइन। ठीक है, इसे कहते हैं ध्रुवीय रेखा, आर, पोलर लाइन। तो थीटा क्या है? वो एंगल है। इस एंगल पे इतनी डिस्टेंस कवर कीजिए, आपको पी पॉइंट मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कहाँ गलत है? इस एंगल पे इतना दूर चलिए, आर थीटा मिल जाएगा। तो सेम पॉइंट पी को आपको लिखने के दो तरीके हो गए, कार्टेशियन और पोलर। समझ गए? अब पोलर में थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, थीटा जो है वो 0 to 2 पाई तक जाएगा। हर पॉइंट किसी न किसी एंगल पे होगा, किसी न किसी डिस्टेंस पे होगा। तो थीटा और आर की सहायता से भी आप व्यक्त कर सकते हैं। अब किसी समीकरण को अगर आर और थीटा में लिखते हैं आप, एक तो एक्स वाई में लिखते हैं। अब समीकरण को आप दो तरीके से, किसी भी वक्र के समीकरण को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपका जो समीकरण है वो एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो आप कहते हैं ये कार्तीय समीकरण है। क्या कहते हैं? कार्टेशियन समीकरण है, कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर एक्स वाई के पदों में लिखते हैं तो कहते हैं कार्टेशियन समीकरण है। लेकिन अगर उसी समीकरण को जब आप आर और थीटा में लिखते हैं, तो आप कहते हैं साहब ये ध्रुवीय समीकरण है, मतलब पोलर इक्वेशन है। समझ में ही बात? आर और थीटा में लिखा हुआ है तो पोलर, क्योंकि आर और थीटा का इस्तेमाल किया, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया, एक्स वाई का इस्तेमाल किया, तो कार्टेशियन समीकरण। तो कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन पोलर इक्वेशन। यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है बेटा, कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप इस बात को फर्क के हिसाब से देख रहे हैं तो आप गलत देख रहे हैं। लिखने के अलग अलग अंदाज हैं, अलग अलग अंदाज है। जैसे दो परफ्यूम का उद्देश्य क्या है? सुगंध देना, है ना, महकाना। तो ये दो अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं कि एक चॉकलेट वेरिएंट है, ये कुछ और वेरिएंट है। दैट्स इट। आइडिया जो है वो वही है कि खुशबू महकाना। ठीक है, अब किसी को ये पसंद आएगा, किसी को वो पसंद आएगा, ये हो सकता है। किसी को चॉकलेट नहीं पसंद है, भाई मुझे तो रोज़ वाला चाहिए, तो रोज़ वाला ले लो। किसी को रोज़ वाला पसंद नहीं, मुझे चॉकलेट वाला चाहिए, चॉकलेट वाला ले लो। तो काम तो, उद्देश्य तो वो वही करेगा। अब सेंट को लेने के बाद और क्या करेगा? महकाएगा तो सही, खुशबू ही तो बनानी है उसको। तो बस, तो यहाँ पे भी निर्देशीय तंत्र से क्या है? आपको पॉइंट बताना है, ये पॉइंट कहाँ है। चाहे कार्तीय भी आपको वही पॉइंट पे पहुँचाएगा, ध्रुवीय भी आपको पॉइंट पे पहुँचाएगा। ठीक है, अब आपकी पसंद है कि आप इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं। चलिए, यहाँ तक इश्यू हो गया क्लियर? ठीक है, अब इनमें थोड़ा सा रिलेशंस मैं बना देता हूँ। कार्टेशियन के अंदर और पोलर के अंदर कुछ रिलेशंस है। रिलेशन आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, ध्रुवीय कार्तीय संबंध। आराम से आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं, संबंध आपके पास सारे आपको दिख जाएंगे। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहला रिलेशन तो यही हो गया कि आर स्क्वायर कुछ और नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। नंबर 2, टेन थीटा अगर मैं निकालूं तो टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, यानी वाई बटा एक्स होगा। टेन थीटा वाई बटा एक्स। अभी भी यहाँ नहीं, और भी आएगा। देखिए, एक्स बटा आर ले लूँ, एक्स बटा आर, एक्स जो है वो आधार है, आर जो है वो एक्स बटा आर, एक्स आधार है, आर जो है वो कर्ण है, तो ये कॉस थीटा बन गया। तो एक्स बराबर हो गया आर कॉस थीटा, वज्र गुणा करने पर। ऐसे ही एक और बन सकता है, वाई बटा आर, वाई लंब है, आर कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा बन जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा आपके पास आर साइन थीटा। ये चार रिलेशन होते हैं। इन रिलेशन का क्या फ़ायदा? इन रिलेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर ध्रुवीय समीकरण दिया है तो आप उसे कार्तीय में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो ध्रुवीय से कार्तीय और कार्तीय से ध्रुवीय बना सकते हैं। आप इस तरीके से समीकरण को बदल देंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो ध्रुवीय थी या कार्तीय थी। मतलब एक्स वाई को हटा के आर थीटा ला सकते हैं, आर थीटा को हटा के एक्स वाई ला सकते हैं इन समीकरणों की सहायता से, अगर जरूरत पड़े तो। अगर आपको मान लीजिए कोई समीकरण ध्रुवीय में दी हुई है और आपको ध्रुवीय बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप कार्तीय में आ सकते हैं चेंज करके। कार्तीय में दी हुई है और आप कहें मुझे तो ध्रुवीय में जाना है तो आप ध्रुवीय में जा सकते हैं। आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है इन रिलेशन की सहायता से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा जो आइडिया है, बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के यहाँ तक हम एकदम सेटिस्फाई है। अब द्विसमाकलन करते हैं। ध्रुवीय निर्देशांक में द्विसमाकलन, जो डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे एक्स वाई में तो हमने किया था, अब हम ध्रुवीय निर्देशांक में करेंगे। समझिए और मजा लीजिए। यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, जब आप ध्रुवीय में काम करते हैं ना तो आप ये दो लाइनें मत खींचे, एक्स एक्स और वाई एक्स। अब आप कहेंगे सर आप तो खुद खींच के बैठे हो और हमें समझा रहे हो, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ। अभी मेरी गलती भी है, बिल्कुल है, माफ़ी चाहता हूँ।
तो गलती कहाँ हुई है वो समझाता हूँ। देखिए ध्रुवीय निर्देशांक जब होते हैं तो कोई एक्स एक्स कोई वाई एक्स नहीं होता। हाँ एक लाइन का तो औचित्य बनता है, एक लाइन का तो औचित्य बनता है क्योंकि इसको प्रारंभिक रेखा कहते हैं। ये वो रेखा है जिस रेखा से आप कोण नापना शुरू करते हैं। तो अगर कोई रेखा ही नहीं होगी तो आप कोण कैसे नापेंगे। तो ये लाइन तो जरूरी है, ये लाइन कहलाती है इनिशियल लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन कहते हैं। ये जरूरी है, ये लाइन जरूरी नहीं है। ये अगर आप हटाना चाहें तो बिल्कुल बेधड़के से हटा सकते हैं। आपको क्या, मुझे पसंद नहीं है, ये लीजिए हटानी शुरू कर दी बस। अच्छा एक पॉइंट तो चाहिए होगा जहाँ से आप दूरी को नापेंगे, क्योंकि पॉइंट नहीं होगा तो दूरी कैसे नापेंगे। तो एक पॉइंट चाहिए होगा। इस पॉइंट को कहा जाता है ध्रुवीय निर्देशांक के हिसाब से इसका नाम भी ध्रुव रखा गया, ध्रुव, क्योंकि ध्रुवीय निर्देशांक पढ़ रहे हैं तो ध्रुवीय निर्देशांक के हिसाब से नाम कितना बढ़िया लगता है, ध्रुव यानी पोल। यहाँ से दूरियां नापी जाएगी, हो गया। अब आप मान लीजिए कि आपके दो कर्व हैं जिनके दोनों के समीकरण ध्रुवीय रूप में, मतलब आर और थीटा के रूप में। आइए अब हम दो वक्र लेते हैं और दोनों ही ध्रुवीय वक्र, दोनों ही ध्रुवीय वक्र मतलब जिनका समीकरण ध्रुवीय रूप में हो। वक्र तो देखिए वक्र ही होता है, वक्र तो वक्र ही होता है। उसके समीकरण को आप फिलहाल दो तरीके से बात कर सकते हैं, कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप। समीकरण तो बेटा समीकरण होता है, वर्त तो वर्त ही होता है। वर्त ऐसा नहीं कि ये कार्तीय रूप में लिख रहे हैं तो वो वाला वर्त बन जाएगा या उसमें जैसे अमित है, अब अमित को आप हिंदी में लिखते हैं ए, है ना। अगर मेरे नाम को आप हिंदी में लिखते हैं तो ये हुआ, और अगर आप मेरे नाम को इंग्लिश में लिखते हैं तो ये हुआ। तो अब ये बताइए कोई मेरा नाम उर्दू में लिख ले या बंगाली में लिख ले तो उससे मैं चेंज हो जाऊँगा? नहीं, तो मैं ही रहूँगा। मेरा नाम आप चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, चाहे उर्दू में, चाहे किसी और भाषा में लिखिए। समझिए बात को, यही सार है इसका। तो चित्र नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं कि वक्र बदल गया, वक्र वही है, बस उस वक्र को लिखने के तरीके, हैंड जो है वो अलग है और जो भाषा है वो अलग का इस्तेमाल किया गया। वापस आते हैं, ये है हमारा भैया पहला वक्र, r बराबर φ1 थीटा। ये भैया आपका दूसरा वक्र। थोड़ा सा यार मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, और मज़ेदार बनाते हैं, ऐसे लेते हैं। अब ठीक है, ये आपका पहला वक्र हो गया। ये है r बराबर φ1 और ये आपका दूसरा वक्र r बराबर φ2 थीटा। दोनों वक्र के समीकरण ये, दोनों जिन कोणों पे काटते हैं, एक यहाँ काट रहा है भैया और एक भैया यहाँ काट रहा है। जिन कोणों पे काट रहे हैं मान लीजिए वो एक अल्फा कोण है और एक बीटा कोण है। थीटा बराबर अल्फा, जिस कोण से शुरू किया और जिस कोण पे ख़त्म किया वो है हमारा, तो अल्फा और बीटा कोण पे इन्होंने काटा है। अब इनका जो रीजन होगा वो ये होगा, ये जो बाउंडेड रीजन है हम इसकी बात करते हैं, हम इस पर समाकलन की बात कर रहे हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं समाकलन की वो इस रीजन पे बात कर रहे हैं। ये आर रीजन, हम इस रीजन पे बात कर रहे हैं। जो हम ये आर निकाल रहे थे, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार हम इसी की बात करते हैं, खाली इसकी हम बात करें। इस रीजन आर के ऊपर मैं ये समाकलन मांग रहा हूँ आपसे कि ये जो फलन है, जो ध्रुवीय समीकरण में लिखा गया फलन है, इस फलन का आप डी के सापेक्ष मतलब एरिया के सापेक्ष समाकलन उस रीजन आर पर करिए। मतलब आपको ये जो प्रांत बताया गया इस प्रांत के ऊपर समाकलन करिए और मुझे बताइए कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले समझना है कि डी कितना होगा, पहले डी को समझना होगा आपको। ठीक है, लेकिन जो काटते तंत्र होता है, काटते तंत्र में आप क्या करते थे, लाइनें या तो एक्स एक्स के समानांतर बनाते थे या वाई के समानांतर बनाते थे। सही कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। लाइनें कैसे बनाते थे, या तो एक्स के समानांतर या वाई के समानांतर। यहाँ पे लाइनें आप ना तो एक्स के समानांतर बनाते हैं ना वाई के समानांतर बनाते हैं, आप लाइनें बनाते आर के समानांतर। आर के समानांतर। आप कहेंगे सर ये आर कहाँ से आ गया? देखिए आर ये है, ये देखिए यहाँ से आपने दूरी नापना शुरू किया, यहाँ से नापना शुरू किया, तो यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएंगे आर बढ़ता जाएगा। ये आर इधर, आर की डायरेक्शन ये है बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ आर है। तो आप ऐसे जानेंगे, देखिए ऐसे, ये है आपका आर। थोड़ा सा मुझे टेढ़े बन नहीं रहे। एक खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं इसको, इस एक खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं। ये देखिए ये एरिया, मैं इसमें से एक निकाल लेता हूँ, खाली एक की बात कर लेता हूँ ना, इस वाले एक, इसे त्रिज्य खंड कहते हैं बेटा। वहाँ तो देखिए आयत बनता था, जब आप कार्तीय में होते हैं तो आयत बनता है, और जब आप ध्रुवीय में होते हैं तो त्रिज्य खंड बनता है। क्या बनता है? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, पकड़िए वर्ड त्रिज्य खंड, जिसे रेडियल सेक्शन भी कहते हैं। और जो डी इस्तेमाल किया गया वो इस एरिया के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जो बना है आपके पास, ये इसके एरिया को हमने डी ए कहा है। क्या कहा है? इस एरिया को हमने क्या कहा है? डी ए कहा है। जो डी ए इस्तेमाल किया था वो इस एरिया के लिए ही किया था। अब क्वेश्चन ये है कि डी ए कितना होगा। पहले तो डी ए बड़ा आसान होता था, डी एक्स डी वाई होता था। इस बार डी ए कितना होगा, क्योंकि इस बार ना तो एक्स है ना वाई है, तो इस बार डी ए कितना होगा। आइए इसको एक वर्ड की सहायता से समझाता हूँ। तो ये सर्कल ले लीजिए, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है आर। कितनी है रेडियस? आर। आर इसकी त्रिज्या है। अब त्रिज्या खंड कैसे बनता है उसको भी समझिए बात को।
तो ये लीजिए हमारा एक सर्किल है जिसकी रेडियस आर है। कितनी है? आर है। डॉट 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 डॉट, ये आर है। ठीक है, ये जो कोण है ये मान लीजिए थीटा है। सही है, फिलहाल यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक का जो कोण है वो थीटा है। फिर मैंने इस लाइन को थोड़ा सा घुमाया, घुमा के इस लाइन को मैं यहाँ से खिसका के थोड़ा सा और आगे ले गया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, तो हल्का सा कोण में परिवर्तन हुआ, तो मैंने हल्के से कोण को डी थीटा नाम दे दिया। डी थीटा नाम दे दिया। पी से लेकर मैं क्यू तक ले गया हूँ, जो कि बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। ये पी से क्यू तक की चाप की लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? चाप की लंबाई कहलाती है। कैसे निकलती है? फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या। ये फॉर्मूला इन पे काम करता है। ठीक है, अब आपका कोण कितना हुआ? डी थीटा, ये डी थीटा बराबर चाप कितनी हुई आपकी? पी क्यू जो आप निकालना चाहते हैं। त्रिज्या कितनी है? तो ऑब्वियसली बात है आर है। तो चाप की लंबाई कितनी हुई आपकी? आर इंटू डी थीटा। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, बढ़िया। तो याद रखिएगा ये चाप की लंबाई जो है आपने निकाल ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चाप की लंबाई है वो आपने निकाल ली है, आर डी थीटा। ठीक है, अब इस सर्किल को अगर हम बड़ा कर दें, सर्किल को अगर हम बड़ा कर दें, तो ये फिलहाल त्रिज्याखंड इतना है, ये है त्रिज्याखंड, इसको त्रिज्याखंड कहते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब मैं इस सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इनलार्ज कर रहा हूँ, रेडियस आर को बढ़ा रहा हूँ, इसकी त्रिज्या को मैं बढ़ा रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ। तो बड़ी करते ही जो त्रिज्याखंड है वो भी बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या बताने की बात है। ये त्रिज्याखंड इतना बड़ा हो जाएगा, इतना और बड़ा हो गया, जितना ये तो था ही, अभी आपका इतना और बड़ा हो गया। ठीक है, त्रिज्याखंड में कितना परिवर्तन आया? देखिए आर में कितना परिवर्तन आया? मान लीजिए डी आर आया, क्योंकि आर ही तो बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, मान लीजिए डी आर बड़ा। तो अभी जो नया एरिया बना होगा ये कितना बना होगा? तो एरिया क्षेत्रफल कितना लेता था? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आप कहेंगे सर ये कोई आयत थोड़ी है। देखिए बेटा, जब मैं कह रहा हूँ बहुत थोड़ा सा परिवर्तन, जब आप बहुत छोटा सा परिवर्तन करते हैं तो सारी चीज़ें आयत ही होती है। जब आप बहुत छोटा सा परिवर्तन करते हैं तो क्योंकि बहुत छोटे सी चीज़ में घुमाव नज़र नहीं आता, ये जो घुमाव है ये कब नज़र आएगा? जब ये बड़ा होगा। देखिए आइए समझाता हूँ आपको। अभी आप साफ दिख रहा होगा कि घुमाव है और सीधी रेखा ये है, आप कहेंगे बिल्कुल डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये घुमाव है, ये सीधी रेखा है, सही है, मान रहे हैं आप। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इस कर्व को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आप बताइए घुमाव और रेखा, आप कहेंगे साफ अंतर दिख रहा है, साफ आप देख सकते हैं साफ अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको और छोटा कर दिया। अब बताइए, अब दोनों में अंतर बता पा रहे हैं आपने? अभी तो देखिए मैंने ज़्यादा छोटा नहीं किया, तो आपकी आंखों में नज़र आ रहा है, आपकी नंगी आंखों से आपको ये दिख रहा है। तो सोचिए अगर मैंने इसके भी 1000 टुकड़े कर दिए, 1000 के भी 1000 टुकड़े कर दिए, उनके भी और 1000 टुकड़े कर दिए, उनके भी और 1000 टुकड़े कर दिए, उनके भी और 1000 टुकड़े कर दिए, टुकड़े करता गया करता गया करता गया, तो जो साइज होगा क्या बता पाएंगे कि वो कभी घुमावदार था? तो आप कहेंगे नहीं बता पाएंगे। तो सेम बात है बेटा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इतने बड़े बड़े ही हैं। जब मैं डी आर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है ये टेंड्स टू जीरो है। जब आप डी आर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि जीरो के समकक्ष है। तो अब जीरो के समकक्ष होगा तो इतना बड़ा एरिया दिखेगा ना, इतना छोटा सा बारीक सा यूँ, कहीं आप दूरबीन से, मतलब आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखेंगे, आप बड़ी बड़ी दूरबीन लगा के देखेंगे तो शायद वो दिख जाए, वरना दिखे ही ना, इतना छोटा होगा। इसलिए इसका एरिया हुआ लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी? आर डी थीटा, चौड़ाई कितनी? डी आर। तो ये एरिया कितना हुआ? डी। इसलिए मैंने एरिया का नाम ए नहीं रखा है, डी ए रखा है। डी का मतलब छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, आर डी थीटा डी आर, ये आपका इसका एरिया हो गया। तो डी ए की जगह ये काम आएगा। पहले डी ए की जगह क्या काम आता था? डी एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि पहले एरिया थोड़ा अलग टाइप से होता, त्रिज्याखंड नहीं हुआ करता था पहले आपके पास त्रिज्याखंड नहीं हुआ करता था, अब त्रिज्याखंड होते हैं, क्योंकि ध्रुवीय तंत्र में त्रिज्याखंड आता है। तो ये आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये चेंज होके वही सब कुछ आपका रीजन जिस पे आप समाकलन कर रहे हैं, आर, आपका फंक्शन ध्रुवीय रूप में, डी ए की जगह आ गया आपका आर डी थीटा बटा डी आर, ये आपका फॉर्मूला होगा। पहला समाकलन आपका आर के सापेक्ष होगा, दूसरा समाकलन आपका थीटा के सापेक्ष होगा। ठीक है, लिमिट आपकी, आपने जो भी वक्र बनाया है वहाँ से आपको पता चल जाएगी। देखिए सबसे पहले रेड वाला कर्व आएगा, रेड वाला कर्व यहाँ तक चलेगा। अब देखिए कोई भी आप जो दे रहे हैं वो रेड वाले कर्व से आप किस कर्व की तरफ जा रहे हैं? रेड वाले कर्व से जो आपका एरिया बन रहा है वो किस तरफ जा रहे हैं आप? ये रहा येलो की तरफ, इस वाले से लेके इस वाले की तरफ, ठीक है ना। तो ये आपका लिमिट लग जाएगी। तो ये कुछ ऐसा काम करेगा, समाकलन समाकलन आर बराबर आपका पहले वाले आर बराबर फाई टू थीटा, थीटा की लिमिट है आपकी अल्फा से लेके आर डी थीटा बटा डी आर।
पहला समाकलन आर के सापेक्ष होगा, क्रम का ध्यान रखिएगा, पहला आर के सापेक्ष होगा और फिर आपका समाकलन होगा थीटा के सापेक्ष। अब यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन, क्यों ध्रुवीय समाकलन, क्यों ध्रुवीय द्वि समाकलन का क्या उपयोग है, ध्रुवीय द्वि समाकलन क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्या उपयोग है? तो मैं आपको इसका सबसे मेन उपयोग जो बताता हूँ वो ये है कि ध्रुवीय द्वि समाकलन कई बार हमारे समाकलन को बड़ा आसान कर देता है। हमारा जो मेन समाकलन होता है, जो मुख्य समाकलन जो कार्तीय रूप में होता है, ये उसको आसान कर देता है। कार्तीय रूप में समाकलन करना कई बार ऐसा होता है यार ये कार्तीय रूप में करेंगे, अरे बड़ा परेशान कर देगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जैसे हम उसको ध्रुवीय में बदल लेते हैं तो वो आराम से बड़े ही आनंदमय तरीके से हो जाता है। तो ये है ध्रुवीय द्वि समाकलन का महत्व। कई बार कार्तीय, देखिए हम नॉर्मल कार्तीय ही करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कार्तीय समाकलन जो है वो टफ पड़ रहा होता है, मुश्किल हो रहा होता है, तो फिर वो कहता है कि ध्रुवीय में आप बदल लो, आराम से हो जाएगा। और कई बार ये है जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डाल देता है कि भाई ध्रुवीय में बदल के करो, सीधा मत करो, कार्तीय को ध्रुवीय में बदलिए और फिर करके दिखाइए, तो बाद में बदल के दिखा दीजिए। और कई बार हमें लगता नहीं यार इसको कार्तीय में करने के बजाय ध्रुवीय में करेंगे, आराम से हो जाएगा, तो उस समय ऐसे करते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले आपको कुछ सवाल करवा देता हूँ, कुछ एग्जांपल करवा देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि काम कैसे करता है। आइडिया तो समझ में आ गया आपको, अब थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समाकलन करना आ जाए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय को हम क्यों बदलते हैं, है ना। चलिए कुछ सवाल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि जो बेसिक आइडिया है ये क्लियर हो जाए कि समाकलन होता कैसे है। थीटा बराबर 0 से लेकर π/2, r बराबर 0, a cos थीटा, r sin थीटा, d थीटा dr। बेटा यहाँ पे मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा, एक बार सुनिए मेरी बात को, ध्यान दीजिए मैं जो कहने वाला हूँ। कई बार क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए ये थीटा और r नहीं लिखता, ये सीधा ऐसे लिख देता है 0 से लेकर a cos थीटा तक, 0 से लेकर π/2 तक। आपको कैसे समझना है कि कौन किसके लिमिट है? देखिए जो आगे है, जो ये वाला है, ये आपका पहला होता है, ये आपका फर्स्ट होता है, और ये आपका सेकंड होता है। यहाँ जो होता है, आप इधर से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, जो पहले आता है वो पहले, बाद में आता है बाद में। तो इसलिए ये जो लिमिट है ये r की है, ये जो सेकंड वाला है ये तय करेगा इंटीग्रेशन के हिसाब से, ये फर्स्ट लिमिट वाले की होंगी, ये सेकंड वाले की होंगी। इस तरीके से पकड़िएगा बात को, कंफ्यूज करने को। देखिए एग्जाम तो कोशिश ही करता है कंफ्यूज हो बच्चा, तो कंफ्यूज होने वो r और थीटा हटा देता, सीधा क्या करता है 0 से π/2, 0 से लेकर a cos थीटा। आप सोचते हैं यार ये r वाला है, ये थीटा वाला कौन सा है, तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए पहले r के साथ समाकलन करते हैं। जब r के साथ कर रहे हैं तो थीटा भैया तू बाहर रहे, 0 से लेकर π/2, बहुत सिंपल समाकलन। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, एकदम बड़े ही आराम से चलेगा आपका। साइन थीटा भैया बाहर, क्योंकि थीटा है, आपको तो r के साथ करना है, r का समाकलन क्या हो जाएगा, r²/2, क्योंकि r है, dr के साथ करेंगे r²/2 हो जाएगा। लिमिट r बराबर 0 से r बराबर आपकी a cos थीटा हो गया, और d थीटा आपका वेट कर रहा है समाकलन होने का। जैसे होगा वो अपना काम शुरू करेगा। 1/2 बाहर निकाल दूँ, बाहर निकाल दिया। थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर π/2 तक। ठीक है, साइन थीटा आपका है ही, और a cos थीटा रखूँगा तो ये हो जाएगा a² cos² थीटा, 0 का 0, क्योंकि r की जगह 0 रखूँगा तो 0 आएगा। a² भी आप बाहर निकाल दीजिए, नियतांक है, a² आपका बाहर, थीटा आपका 0 से लेके π/2 तक। cos² थीटा को मैं आगे लिख लेता हूँ और साइन थीटा को पीछे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा बीटा गामा फलन आपने पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा है तो बीटा गामा फलन जरूर पढ़े, बीटा गामा फंक्शन जो है वो जरूर पढ़े, क्योंकि इस टाइप के जो समाकलन है वो आप आराम से बीटा गामा फंक्शन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। याद है आपको बीटा गामा फंक्शन की सहायता से, ये बीटा फॉर्मूला कहलाता है, बीटा गामा सूत्र कहलाता है, ये गामा सूत्र कहते हैं इसको। याद है, कुछ याद आ रहा है, गामा सूत्र कहते हैं, नहीं याद आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। पहले मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ, एक बार सीधा आराम से हो जाएगा, लेकिन हर कोई आराम से नहीं होगा, रिपीट कर रहा हूँ, हर कोई आराम से नहीं होगा। ये तो आराम से हो रहा है, cos थीटा बराबर आप t मानेंगे, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा d थीटा बराबर dt, साइन थीटा d थीटा बराबर माइनस थीटा। a²/2 आपका बाहर है ही, लिमिट आप चेंज कर ही देंगे, ये माइनस भी बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस a²/2 आपका बाहर, और ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपने 0 रखा, cos 0 का मान 1 होता है, ये 1 आ गया,
ये अब आपकी टी में चल रही है लिमिट, टी बराबर 1 से लेकर टी बराबर 0 तक। π/2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और अंदर आपका हो गया t² एंड dt। ये आपका -a²/2 आपका बाहर है, ये आपका हो गया t³/3, लिमिट 1 से 0 तक। 3 बाहर ले लीजिए, -a²/6, 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1, माइनस माइनस प्लस a²/6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बीटा गामा फलन वाला भी दिखा देता हूँ, गामा सूत्र द्वारा। देखिए मैंने पहले कह रहा हूँ, गामा अगर बीटा गामा आपने नहीं पढ़ा है तो बीटा गामा पढ़िए। मैथ्स में कभी भी कोई भी ब्रांच इतनी स्वतंत्र नहीं होती। हाँ ठीक है, किसी ब्रांच को आप पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें हो सकता है मैथ्स के 5 टॉपिक काम आ रहे हो, किसी में 10 टॉपिक काम आ रहे हो, किसी में 4 टॉपिक काम आ रहे हो। लेकिन मैथ्स की हर ब्रांच जो होती है वो पहले से आपसे रिक्वायरमेंट करती है कि ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, है ना। इसीलिए हमें शुरू से जो होता है वो एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है। बेसिक से हम जो है क्लास आगे पढ़ते हैं। आप 11th क्लास पढ़ रहे होते हैं, 10th तक की नॉलेज चाहिए होती है, 12th पढ़ रहे होते हैं तो 11th तक की नॉलेज चाहिए होती है। तो ये हमेशा चलता ही रहता है। तो अब यहाँ पे बीटा गामा फलन जो है वो पहले आपको पढ़ना है, तब आप द्विसमाकलन त्रिसमाकलन जो है वो समझ सकते हैं। बुक में भी आप देखेंगे तो द्विसमाकलन त्रिसमाकलन पहले आएगा, मतलब गामा सूत्र जो है, बीटा गामा फलन जो है वो पहले आएगा और गामा सूत्र बाद में आएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या कहता है वो फॉर्मूला, याद है आपको? वो कहता है 0 से लेकर π/2 तक अगर लिमिट है, साइन की पावर m है, कॉस की पावर n है और d थीटा है, तो इसका समाकलन बराबर होता है गामा। ये बेटा अंडर रूट नहीं है, गामा है। गामा m+1/2 गामा n+1/2 गामा m+n+1/2 m+n+2/2, इसको कहते हैं हमारा गामा सूत्र। तो इसकी सहायता से समाकलन आप डायरेक्ट गामा सूत्र की सहायता से मिनटों में कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, ये तो चलिए हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कई परेशान कर सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत मदद देगा। तो ये फॉर्मूला बीटा गामा पढ़ लीजिए और ये यूज़ कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस पर आपको, एक और एग्जाम्पल जो है वो ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि कार्डियोइड R बराबर A 1 + cos थीटा, R बराबर A 1 + cos थीटा की आरंभिक रेखा, आरंभिक का मतलब प्रारंभिक, इनिशियल लाइन से ऊपर वाले क्षेत्र पर R sin थीटा का द्विसमाकलन करिए, द्विसमाकलन कीजिए। बताइए क्या आएगा। ठीक है, पकड़िए बात को, पहले बात समझिए, एक एक करके मैं आपको, देखिए पूछा क्या है। आपको कार्डियोइड का ऊपर वाला हिस्सा है, वो जो रीजन है उस रीजन में आपको ये समाकलन करना है। पहले यहाँ समझाता हूँ कि द्विसमाकलन का मतलब ये आपका डबल समाकलन रीजन पे, रीजन अभी बताऊंगा कौन सा एरिया, रीजन मतलब कारण नहीं, रीजन मतलब एरिया, क्षेत्र, किस क्षेत्र पे आपको करना है। किसका करना है? R sin थीटा का करना है। क्या करना है? द्विसमाकलन करना है। पीछे क्या लगता है? DA लगता है। पीछे क्या लगता है बेटा? DA लगता है। द्विसमाकलन में पीछे क्या लगता है? DA लगता है। अगर काटते रूप में जाते हैं तो ये DA बन जाता है dx dy। पकड़ रहे बात। अगर आप कार्तीय में जाते हैं, कार्तीय में ये आपका DA जो है ये बन जाता है dx एंड dy। लेकिन ध्रुवीय में जाते हैं, पोलर में जाते हैं, तो यही DA आपका बन जाता है R d थीटा dr। समझ गए बात? ठीक है, चलिए ये द्विसमाकलन आपको पता करके बताना है कितना आएगा। अब ये रीजन R क्या है वो देखिए कि कार्डियोइड बनाइए, उसकी आरंभिक रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र लीजिए। कार्डियोइड क्या होता है? देखिए बेटा, बड़ा ही सुंदर सा वक्र होता है, इसको कार्डियोइड कहते हैं। पत्ते की शेप जैसा होता है, ये इसे कार्डियोइड कहते हैं। अब इस कार्डियोइड में क्या कहा गया कि सिर्फ इस प्रारंभिक रेखा, बेटा ये है प्रारंभिक रेखा, इसका नाम है प्रारंभिक रेखा। इस प्रारंभिक रेखा से जो ऊपर वाला हिस्सा है प्रारंभिक कार्डियोइड के, ये जो प्रारंभिक रेखा है बेटा, इससे ऊपर वाले हिस्से में ही आपको करना है। ये क्षेत्र आपको लेना है, ये आपका डोमेन होगा, क्षेत्र होगा, समाकलन क्षेत्र कह सकते हैं, इसको प्रांत कहते हैं। आपको जो ठीक लगे वो वर्ड इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
इस हिस्से में, इस क्षेत्र में आपको आपका समाकलन प्राप्त करना है। ये है आपका आर। कौन है बेटा ये आपका? ये आपका है आर, रीजन मतलब क्षेत्र। इस क्षेत्र के ऊपर आपको समाकलन, प्रारंभिक रेखा से ऊपर, प्रारंभिक रेखा से ऊपर जो कार्डियोइड है वो आपको लेना है। याद है? ठीक है। अब यहाँ पे एक लंबी सांस लीजिए, अच्छी सी लंबी सी सांस लीजिए। ले ली? अब रुकिए और सुनिए मेरी बात को। देखिए, आप कार्तीय नहीं कर रहे हैं, आप ध्रुवीय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्रुवीय। कार्तीय नहीं कर रहे हैं आप कार्तीय नहीं कर रहे हैं, अब आप ध्रुवीय कर रहे हैं। ध्रुवीय में आप त्रिज्य खंड बनाते हैं, ध्रुवीय में आप त्रिज्य खंड बनाते हैं। अगर कार्तीय कर रहे होते तो आप क्या करते? या तो आप एक्स की ओर, मतलब या तो लाइनें वाई की तरफ बनाते हुए एक्स की ओर आगे बढ़ते, या एक्स की ओर लाइनें बनाते हुए वाई की ओर बढ़ते, dx dy करते या dy dx करते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जब आप ध्रुवीय करते हैं, पकड़िए बात को, जब ध्रुवीय करते हैं तो यहाँ से आपको त्रिज्य खंड बनाने होते हैं। अब यहाँ तक है ना ये एरिया, तो ऐसे होगा। देखिए ध्यान से दीजिए, यहाँ से लाइनें निकालते जाइए, यहाँ से लाइनें निकालते जाइए। लाइनें यहीं से निकलेगी सारी, यहाँ से सारी लाइनें यहाँ से यहाँ तक निकलेगी। अब ये हर हिस्सा जो है वो एक त्रिज्य खंड है, हर हिस्सा एक त्रिज्य खंड है। ये देखिए, ये सब त्रिज्य खंड है। अब आप कहेंगे सर त्रिज्य खंड दिखाइए तो सही, कौन सा है? आइए दिखाता हूँ आपको। त्रिज्य खंड नहीं दिखा है तो 2 मिनट वेट कीजिए, दिखाता हूँ। ये एक हिस्सा, एक टुकड़ा कोई भी ले लीजिए, ये त्रिज्य खंड है। जैसे आपने ये ले लिया, ये क्या है? ये त्रिज्य खंड है। ये कौन है? ये एक त्रिज्य खंड जो है, इसी का नाम है बेटा डी। अब ये त्रिज्य खंड जो है कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू। पकड़ी बात को बेटा, सुनिए ध्यान से। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यानी r बराबर 0 से शुरू हुआ। त्रिज्य खंड यहाँ से शुरू हुआ, यानी r का मान यहाँ से शुरू हुआ। पहला समाकलन किसके साथ करेंगे आप? r के साथ करेंगे। पहला समाकलन किसके साथ करेंगे? r के साथ करेंगे। क्योंकि dA को क्या लिखेंगे आप? r d थीटा dr लिखेंगे, तो पहला dr के साथ होगा। तो पहले r की लिमिट आएगी, तो r की लिमिट 0 से लेके आप यहाँ पे आ गए। किस पे आ गए? यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गए ना, देखिए यहाँ आ गए ना, इस पे आ गए। इस पे आने का मतलब कार्डियोइड पे आ गए। कार्डियोइड पे r का मान कितना है? कार्डियोइड पे r का मान है जो उसका समीकरण है, r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा। ये लीजिए, आपको r की लिमिट मिल गई। अब ये जो त्रिज्य खंड है, ये क्या हो रहे हैं? यहाँ से शुरू हो रहे हैं और किस कोण पे जा रहे हैं? इस कोण से शुरू हो रहे हैं, यानी थीटा बराबर 0 से शुरू हो रहे हैं और फिर घूमते जा रहे हैं, 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 और फाइनली यहाँ के देखिए चिपक रहा है, यहाँ पे आके खत्म होते हैं, यानी 180 डिग्री पे, यानी पाई पे जाके खत्म होते हैं। त्रिज्य खंड जो है देखिए बेटा, ऐसे घूम के पूरा, यहाँ से घूम के पूरा, समझ गए? तो थीटा की लिमिट भी आ गई, r की लिमिट भी आ गई। तो ये रहा आपका समाकलन, थीटा 0 to पाई, 0 to पाई, r 0 to r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा। किसका करना था? r साइन थीटा का। सही कह रहा हूँ? देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, कहीं को गलत फहमी तो नहीं है ना? गलत फहमी तो नहीं है ना? किसका करना है? r साइन थीटा का। फिर dA क्या होता है? r d, ध्रुवीय में कर रहे हैं तो r d थीटा dr। सब तैयार है? ये लीजिए, पूरा खेल तैयार है। समाकलन कर दीजिए और आनंद करिए। 0 से लेकर थीटा बराबर 0 से लेकर पाई तक सीधा कर ही देता हूँ भाई। साइन थीटा को बाहर ले लेते हैं, बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा, इससे अच्छा है सीधा ही साइन थीटा बाहर, r और r भैया r स्क्वायर का समाकलन r क्यूब बटा 3, r क्यूब बटा 3, और r बराबर 0 से लेके r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा। माफ करिएगा, फटाफट निपटा दिया एक बार में, ठीक है ना? क्योंकि टाइम काहे दे। ये हो गया काम आपका पूरा। 3 को बाहर ले लीजिए, 1/3 को बाहर ले लीजिए भैया, तुम बाहर हो, 3 तुम बाहर आओ। थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर पाई तक अपर लिमिट a1 प्लस कॉस थीटा की क्यूब माइनस 0 की क्यूब और डी थीटा। कुछ अर्धकों वाले फॉर्मूले लगा लेते ताकि सारे भाई भाई एक जैसे हो जाए। कैसे? जैसे 1 प्लस कॉस थीटा होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका 1/3 बार। अच्छा, साइन थीटा का भी तो अर्धक होता है, वो क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल होता है साहब, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्वेश्चन अब ये बनता है कि ये इतने सारे अर्धकों से प्रेम कैसे आया आपको?
अचानक ये अर्धकों वाला प्रेम कैसे आया बेटा? अचानक अर्धकों वाला प्रेम नहीं आया। एक्चुअली हम तो हमेशा से अर्धकों को बहुत प्रेम करते हैं। इसका पीछे कारण है कि अर्धक जो है उससे सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। यहाँ आप आराम से देख सकते हैं, 1 1 बीच में छट जाएंगे और सब भाई भाई हो जाएंगे। कैसे भाई भाई हो जाएंगे देखिए, दिखाता हूँ। 0 से लेकर पाई तक ये जो साइन थीटा है ए क्यूब, पहले ए क्यूब बाहर निकाल देता हूँ, है ना। ए क्यूब का आप क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं बाहर। पहले साइन थीटा का अर्धक 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, फिर जो 1 प्लस कॉस थीटा है उसका अर्धक 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसकी पावर है 3 और डी थीटा। देख लीजिए, दिखा देता हूँ। ये रहा 1 प्लस कॉस थीटा, ये रहा, नहीं दिख रहा, ये रहा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 का हो जाएगा 8, 8 को भी बाहर ले लेंगे। चलो भाई 8 भी बाहर आ जाओ। 8 ए क्यूब बटा 3, 0 टू पाई। और ये दुआ क्या करेंगे भाई, इसको क्या छोड़ रखे, इसको भी ले चलो बाहर। ये अंदर क्या करेगा। अब देखिए ये हो गया आपका साइन थीटा। कोस की कितनी पावर होगी, 6 पावर ये और एक 7 ही। कॉस की पावर 7 थीटा बाई 2, कॉस की पावर 7 थीटा बाई 2। ये हो गया साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, खुश हैं आप लोग? ठीक है, खुश है। तो कॉस थीटा बाई 2 को टी मान लीजिए, माना। कॉस थीटा बाई 2 बराबर टी माइनस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1/2 डी थीटा और टी का डी टी। 2 को उधर भेज दीजिए, माइनस को उधर भेज दीजिए, 2 उधर चला गया, माइनस का 2 डी टी। साइन थीटा बाई 2 डी थीटा बराबर माइनस 2 डी टी। 16 ए क्यूब बटा 3 आपका बाहर वेट कर रहा है। करने दीजिए वेट। 0 रखा, लिमिट चेंज कर दीजिए, 0 रखा, कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1। पाई रखा, कॉस पाई बाई 2 हो गया, कॉस पाई बाई 2 का मान 0। कॉस थीटा बाई 2 हो गया टी, ये हो गया टी की पावर 7। इसकी जगह माइनस का 2 डी टी, माइनस 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो गया माइनस का 32 ए क्यूब बटा 3। टी की पावर 7 का हो गया टी की पावर 8/8, 1 से लेके 0 तक। अब 8 कटेगा, देखिए 8 काटेगा, 8 चौक 32, इकट्ठा ही होए जा रहा था। माइनस 4 ए क्यूब बटा 3, 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1, माइनस माइनस प्लस 4 ए क्यूब बट्टे, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। आया मज़ा, समझ में आया आपको? इस बार बेटा ध्रुवीय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे। कैसे परेशान होंगे कि सर ये अभी ये जो आप ये जो त्रिज्य खंड बता रहे हैं ना, ये आइडिया समझ में नहीं आ रहा है, त्रिज्य खंड क्या है? क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आप लोगों को मज़ा नहीं आया त्रिज्य खंड वाला आइडिया समझ के। देखिए बेटा, समझिए बेटा, आइए थोड़ा सा इसको त्रिज्य खंड वाला जो आइडिया है इसको क्लियर करते हैं। देखिए थोड़ा सा आइडिया में जो है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आपका कोई कर्व है, ठीक है। अब तीनों आइडिया को ही समझिए, dx dy को भी पढ़िए, dy dx को भी देखिए, और r d थीटा dr के कंसेप्ट को भी समझिए, ध्रुवीय को भी समझिए। क्योंकि dA का हमारे पास 3 आइडिया है। हमारे पास एक dA का आइडिया है dx dy, जिसमें हम dy को पहले रखते हैं, मतलब dy y के साथ पहले करते हैं, x के साथ बाद में करते हैं। दूसरे वाले आइडिया में हम x के साथ पहले करते हैं, y के साथ बाद में करते हैं। तीसरे आइडिया में हम r d थीटा बटा dr, मतलब r के साथ पहले करते हैं, थीटा के साथ बाद में करते हैं। तीनों आइडिया ही मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, dx dy जब आप करते हैं तो पहले कौन हुआ? पहले हुआ आपका y, दूसरे नंबर पे कौन हुआ? आपका x। यानी आपकी लाइनें y की ओर बनेगी, आपकी जो लाइनें होंगी वो y की ओर जाएगी। ऐसे आप जो लाइनें खींचेंगे वो किस तरफ जाएंगी? y की ओर जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइनें बनेंगी। तो पहले लाइनें किस तरफ जाएगी? पहले लाइनें y की तरफ जाएगी, यानी लिमिट आपकी y की लगेगी। ठीक है, और एक इसमें से छोटा सा आप ब्लॉक काट लेंगे, ये ब्लॉक, जैसे ये ब्लॉक ले लिया। इस ब्लॉक का एक अल्पांश जो है वो आपका dA कहलाता है, एक अल्पांश जो है वो dA कहलाता है। ये छोटा सा एक मान लीजिए इसमें से एक अल्पांश ले लिया आपने, इसका नाम भैया dA, ये है आपका dA, ये होता है d। तो यहाँ आपकी क्या पहले y की लिमिट लगती है, फिर आपके x की लिमिट लगती है, क्योंकि x आपका यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये होता है dy dx। ठीक है, अब इसी में अगर आप चेंज कर दें, dx dy करें, तो आपकी जो लाइनें होती है
वो लाइनें आपकी इसी में मैं दूसरा बना देता हूँ, एक इधर और बना देता हूँ थोड़ा। इस वाले आइडिया में आप क्या करते हैं, ये देखिए ये तो है हमारा ये वाला आइडिया। अब इस वाले आइडिया में क्या होता है, सेकंड वाले में, इसमें आप पहले x की और लाइनें बनाते हैं। अब लिमिट आपकी x की लगती है, ठीक है, x की लगती है। फिर आप एक लाइन, एक ये ले लिया, ये एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इस टुकड़े का एक पार्ट आपका डीए कहलाता है। ये मान लीजिए ये डी है, छोटा सा अल्पांश जो है ये डीए कहलाता है, जो बराबर होता है dy dx के, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की तरफ लाइनें बनाए तो x की लिमिट यहाँ से शुरू होके, इस कर्व से x की लिमिट शुरू होके इस कर्व पे खत्म होगी और फिर आपके ये y की ओर चलेगा, ठीक है। तीसरा आ जाते हैं ये वाला। ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, ये कंसेप्ट इस तरीके से एरिया नहीं बनाता, ये इस तरीके से एरिया नहीं बनाता, ये बनाता त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या आइडिया है, देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक कर्व है और एक कर्व और है, ये रेड वाला, ये आपका सेकंड कर्व है, ठीक है। ये इस तरीके से दोनों ने कट कर दिया, ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ठीक है। तो ये ऐसे त्रिज्य खंड का आइडिया से काम करेगा। ये यहाँ कट कर रहे हैं तो त्रिज्य खंड का जो एरिया है वो यहाँ से इस तरीके से आप त्रिज्य खंड खींचते जाएंगे, खींचते गए। अब आपका त्रिज्य, आपको एरिया तो ये निकालना था ना, ये डॉट डॉट डॉट, ये इन दोनों के बीच वाला एरिया तो निकालना था। तो इन दो के बीच में जो एरिया निकालना था उसके लिए आपको देखना है कि आपका एक जो त्रिज्य खंड है वो यहाँ से, पिंक वाले त्रिज्य खंड को देखिए, आपको ये हो गया, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक खत्म हुआ। तो यहाँ जो भी आर का मान, ये जो कर्व आपको आर का मान देगा वो लेके इस ब्लू वाले कर्व तक जो आर का मान आए, जो भी आर का मान है, क्योंकि समीकरण देगा आपको आर का मान, वो आप आर का मान लेंगे। और फिर एंगल जो अल्फा, इस एंगल से शुरू होके जो लास्ट एंगल बना था बीटा, वहां तक आपका थीटा की लिमिट रहेगी, थीटा बराबर अल्फा से लेकर थीटा बराबर बीटा तक। अब मान लीजिए सेकंड कर्व हुई ना, ये पिंक वाला कर्व हुई ना, पिंक वाला कर्व नहीं हुआ तो फिर यहाँ शुरू होने वाला कहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर जीरो से शुरू होगा। अगर पिंक वाला कर्व ना हो, पिंक वाला ना हो तो पिंक वाला ना हो, इसका मतलब ये पूरा रीजन होगा, पूरा होगा तो फिर आप यहाँ से, अगर खाली एक ही कर्व हो तो जानना चाहते होंगे आप लोग कि सर खाली एक कर्व हो तो, एक बार मैं डायग्राम अलग बना देता हूँ चलिए आपको, कि सर अगर एक ही कर्व हो, दूसरा कर्व ही ना हो तो, ठीक है बेटा, ये एक कर्व ले लिया, ठीक है। तो आपका जो एरिया निकलेगा यहाँ से शुरू होके, क्योंकि अब इस बार यही शुरुआत है और कोई शुरुआत नहीं है, तो ये सारा रीजन रहेगा। ये हमारा जो निकलेगा वो ये निकलेगा, यहाँ r बराबर 0 से लेकर ये r बराबर 0 और ये आपका जो भी वक्र है वो, और थीटा का मान यहाँ से, ये आपका बेटा थीटा होगा यहाँ से, ये पहला एंगल अल्फा से लेकर ये जो लास्ट एंगल है आगे, इस तरीके से ये काम करता है। ये मूल बिंदु जो ध्रुव होता है वहां से बनाते हैं, इनको त्रिज्य खंड कहते हैं। ध्रुवीय वक्र का काम होता है त्रिज्य खंड बनाना, ध्रुवीय वक्र का काम होता है त्रिज्य खंड बनाना, ये त्रिज्य खंड बनाता है। ये थोड़ा सा दोनों में बड़ा डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको ये जो डिफरेंस है ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक अच्छा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। कॉलेज की मैथ्स में देखिए सबसे प्यारी बात ये है कि आप जितना गहराई में उतरना चाहेंगे उतनी गहराई है, आप ये इतना गहरा है जितना आप चाहते हैं उतना गहराई है। अब आपको ही अपने आप को ही रोकना पड़ता है कि भाई मैं इतना ही समझूंगा बस काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि देखिए कॉलेज है, ग्रेजुएशन लेवल है। ग्रेजुएशन लेवल का होने का मतलब है कि आप कॉलेज लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हैं। कॉलेज लेवल के जो टॉपिक होंगे वो ऑब्वियसली बात है बहुत गहरे होंगे, छोटे तो नहीं हो सकते, क्योंकि आप चौथी पांचवी के तो टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो गहराई तो उसमें और भी ज़्यादा है। जितनी आप चाहते हैं उतनी गहराई में आप उतर सकते हैं, लेकिन आप तय करते हैं कि भाई मुझे इतनी गहराई तक जाना है, बस मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जैसे समुद्र है, समुद्र हज़ारों हज़ारों मीटर गहरा हो सकता है, लेकिन आपने तय किया कि नहीं भाई 100 मीटर से नीचे नहीं जाऊँगा, या 150 मीटर से नीचे नहीं जाऊँगा, या 200 मीटर से नीचे नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपने तय किया। सेम वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। चलिए, कार्डोइड r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा, एक तो ये कार्डोइड और एक ये वर्त का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए इनका परिबद्ध क्षेत्रफल क्या है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो आप ज्ञात करके बताइए। r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा, r बराबर a। अब आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैंने इसको कार्डोइड कहा, आप बिल्कुल एग्री है कि हाँ सर कार्डोइड है। यहाँ तक आपको और मुझे किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको व्रत कहा आप में और मेरे में मतभेद हो गया। सर ये व्रत है, ऐसा होता है व्रत? ऐसा तो व्रत हमने देखा ही नहीं है। आइए दिखाता हूँ। आपको याद आता है 4 समीकरण बताए थे मैंने काटते से ध्रुवीय के बीच के, 4 रिलेशन बताए थे आपको काटते से ध्रुवीय के बीच में। पहला रिलेशन था r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, याद आया। दूसरा था आपका tan थीटा बराबर y बटा x। मैंने कहा था जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, जब भी कभी आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप इन 4 रिलेशन की सहायता से
ध्रुवीय को कार्तीय में बदल सकते हैं और कार्तीय को ध्रुवीय में बदल सकते हैं। तो अब देख लीजिए हमारे पास कन्फ्यूजन आ गया है, तो हम समझ लेते हैं क्योंकि आर बराबर ए जो व्रत है, नो डाउट व्रत है, लेकिन पहचानते नहीं है हम इसको, नहीं पहचान में आ रहा है क्योंकि हमने तो व्रत के समीकरण पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइप के, ये हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो वही मैं कन्फ्यूजन आपकी दूर कर रहा हूँ। आइए इसको कार्तीय में बदल देता हूँ ताकि आप पहचान सकें। दोनों साइड वर्क करने पर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर का मान आप क्या रख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से ये आपने मान रख दिया। आगे अब तो व्रत है, पहचान रहे हैं। अब तो केंद्र कहाँ है इसका? 0 0 पे, क्योंकि x को x माइनस 0 और y को y माइनस 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमें बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि इससे हमें केंद्र पता चल जाएंगे कि वर्त के केंद्र का है। तो वर्त के केंद्र है 0 0। त्रिज्या कितनी है? अब बताइए, व्रत है नहीं है? बिल्कुल है। कितनी है त्रिज्या? a। केंद्र कहाँ है? 0 0। ये कार्डोइड है। ये दोनों के चित्र एक साथ बनाता हूँ। चलिए बेटा, ये आपका व्रत है जिसकी त्रिज्या a है। अब कार्डोइड बनाता हूँ। ये है बेटा कार्डोइड। ये आपका व्रत हो गया और ये आपका कार्डोइड हो गया। अब आप पूछिए कि दोनों के बीच का एरिया कौन सा है? तो जो दोनों ने बंद कर रखा है पैक, एक साइड से तो व्रत ने बंद कर सकता है और एक साइड से आपके कार्डोइड ने बंद किया हुआ है। ये देखिए, ये है वो, एक साइड से व्रत ने बंद किया है। परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होता है? याद है, पढ़ाया मैंने आपको। परिबद्ध क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्रफल मतलब बंधा हुआ क्षेत्रफल, बाउंडेड क्षेत्रफल। ऐसा एरिया जो दो वक्रों के बीच में फंस गया हो, एक साइड से एक वक्र बंद कर रहा हो और एक साइड से एक वक्र बंद कर रहा हो, बेचारा फंस के मर रहा हो, इसे बाउंडेड एरिया कहते हैं। इस रीजन की बात हो रही है। हमें ये परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भूल गए आप? किसी भी एरिया, किसी भी रीजन आर का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल सीधा डी ए। यहाँ डी ए अगर कार्तीय में इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी एक्स डी वाई, और अगर ध्रुवीय में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर डी थीटा डी आर। और आर जो है वो उसकी लिमिट लगा दीजिए जो क्षेत्रफल आपको निकालना है। मुझे ये निकालना है। अब समझिए, अब आएगा खेल में मजा। ये कैसे निकलेगा? बहुत ही प्यार से निकलेगा, बहुत ही मजे से निकलेगा। देखिए, इस पॉइंट से शुरू करते हैं। क्या बनाना? त्रिज्य खंड बनाना। तो त्रिज्य खंड ये 3 4, यहाँ रोक दीजिए, यहाँ रोक दीजिए। अब आप कहेंगे इधर क्यों नहीं ले जा रहे? क्योंकि देखिए यहाँ नहीं है कॉमन एरिया, बस यहीं तक था, खत्म हो गया। यहाँ तक ही था, रुक गया। ठीक है, हो गया? समझ रहे बात को अपन? अब आप कहेंगे सर ये भी है, लेकिन ये पूछा नहीं है, हम एक साइड का निकाल रहे हैं। यूँ समझ लीजिए हम एक साइड का परिबद्ध एरिया। तो देखिए ये भी, अगर आपकी राय ये है कि सर ये भी परिबद्ध है तो बिल्कुल मेरी राय श्योर है, ये भी परिबद्ध है। अब आप कहेंगे सर ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने, ये भी परिबद्ध है तो परिबद्ध ये भी तो है, ये भी तो परिबद्ध है। बिल्कुल सही कहा आपने, शाबाश। अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आप जीनियस हो रहे हैं, आप समझदार बन रहे हैं, धीरे धीरे सही क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन उठाना ही तो सही बात होती है। अब ऐसे केस में क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन की गलती है, सवाल की गलती है। भाई तेरी गलती है, ठीक कर इसको, ठीक कर भाई, गलती तेरी है। तो ये क्या कहेगा कि भाई कार्डोइड के तो अंदर हो, कार्डोइड के अंदर हो और व्रत के बाहर हो। कार्डोइड के तो अंदर हो और व्रत के बाहर हो। ये शर्त लगा दे तो ये कार्डोइड रहा, पिंक वाले के तो अंदर, ग्रीन वाले के बाहर। तो फिर ये एरिया बनेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये वाला, ये कार्डोइड के तो बाहर है और व्रत के अंदर है। हमसे क्या पूछा? देखिए ठीक तो करेगा ना, क्वेश्चन वाले को ठीक करने, आप टेंशन मत लीजिए। गलत क्वेश्चन के गलत ही उत्तर होंगे, गलत क्वेश्चन के सही उत्तर नहीं हो सकते। क्वेश्चन जाने क्वेश्चन वाला सही करे, जो सवाल है वो सही करे। अब जो क्वेश्चन है वो गलत लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ है, इसलिए दो एरिया आ गए, समझ में नहीं आया कौन सा निकालना है, इसलिए सवाल गलत था। अब जैसे मैंने सवाल को सही किया, एकदम क्लियर हो गया कि भाई कार्डोइड के तो अंदर, मतलब पिंक वाले के तो अंदर, और व्रत वाले के यानी ग्रीन वाले के बाहर। तो यही एरिया बनता है। ठीक हो गया? ठीक है, डबल हम कर लेंगे बाद में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया आपका, यहाँ तक आया। एंगल में तो कोई इशू नहीं है, थीटा बराबर 0 से शुरू होगा आपका एंगल, थीटा बराबर 0 से शुरू होगा और थीटा बराबर π/2 पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए आर एक उठा लीजिए, खाली एक उठा लीजिए, इससे शुरू होगा और इस पे जाके खत्म होगा। तो आर का मान ये देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। आर का मान इससे शुरू, किसी भी, देखिए किसी को उठा सकते हैं आप, किसी को भी उठा सकते हैं। कम लग रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा बना देता हूँ, ये लीजिए। आप किसी को भी एक को उठा लीजिए, किसी भी एक त्रिज्य खंड को उठा लीजिए। वो यहाँ ग्रीन वाले से शुरू करना पड़ेगा और पिंक वाले पे खत्म करना पड़ेगा। ग्रीन वाला यानी आर बराबर ए, ग्रीन वाला यानी आर बराबर ए, पिंक वाला यानी आर बराबर ए 1 + cos थीटा, और फिर डबल करना होगा क्योंकि नीचे भी इतना ही है।
सही है। अगर आप कहेंगे सर हम एक साथ निकालना चाहें तो बिल्कुल बेटा आप एक साथ भी निकाल सकते हैं। ये डबल क्यों कर रहा हूँ, समझ गए आप डबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ही ऊपर है इतना ही नीचे है। थीटा बराबर 0 से लेकर π/2 तक, r बराबर a से लेके r बराबर a प्लस कॉस थीटा, और डी की जगह r डी थीटा डी आर। बेटा समाकलन नहीं करवा रहा है ये, मुझसे क्षेत्रकलन करवा रहा है, और क्षेत्रकलन करवा रहा है मतलब डीए करना है, खाली डीए लगाना है। क्षेत्रफल निकालते तब क्या लगाते हैं, खाली डीए। क्षेत्रफल निकालते तब खाली डीए लगाते हैं। हाँ, किसी फलन का द्विसमाकलन निकालना है तो फलन इंटू डीए। फर्क समझिए, फर्क समझिए। जब खाली क्षेत्रकलन खाली क्षेत्रफल निकालना हो तो डीए लगाते हैं, जब किसी फलन का कोई फलन हमें दे दे उसका द्विसमाकलन निकालना तो वो फलन डीए। फर्क समझाएंगे। कर दे समाकलन, r² बटा 2, r² बटा 2, r बराबर a से लेके r बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा, जो कि वेट कर रहा है आपका। 1/2 बाहर निकाल दीजिए ताकि 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा ना, हाँ जी कट जाएगा। और r² में आप लिमिट रख देंगे अपनी, a 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस a²। ब्रैकेट खोल लीजिए या फिर आप a² कॉमन निकाल लीजिए। a² आपका बाहर आ गया। समाकलन करेंगे थीटा के साथ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। समाकलन ज़रूर करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 1 प्लस cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा होल स्क्वायर को खोल दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab। समाकलन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा साहब। कैसे करें, जैसे करते आए हैं। कैसे करते आए हैं, cos² थीटा को लिखना पड़ता है और बार बार लिखते आए हैं। क्या लिखते हैं cos² थीटा को, cos² थीटा को लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और ऐसे लिख के ही समाकलन किया जाता है। तो आज भी वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, जैसे करते आ रहे हैं। स्क्वायर 1/2 आपका बाहर, a का थीटा cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा बटा 2, 0 से लेकर π/2 तक, प्लस 2 cos थीटा का साइन थीटा 0 से π/2, a² 1/2 π/2 रखने पर π/2 प्लस साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई का मान 0, 0 रखने पर दोनों 0, साइन π/2 का मान 1, साइन 0 का मान 0। ब्रैकेट्स खोलिए, π/4 प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ध्रुवीय वाले जो क्वेश्चन है वो आराम से समझ में आ गए होंगे कैसे काम करते हैं। द्विसमाकलन जो ध्रुवीय का होता है वो कैसे काम करता है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे क्रम को बदला जाता है, अगर x y का क्रम बदलना हो तो कैसे बदला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।